नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे महान शासक की कहानी में उतर रहे हैं जिन्होंने वाकई इतिहास बदल दिया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। हमारे पास जो जानकारी है वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जीवन और साम्राज्य नाम के स्रोत से है। और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे मतलब एक सामान्य सी पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य की नींव डाल दी। तो शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन? हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका समय लगभग 340 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व माना जाता है और ये वो पहले सम्राट थे जिन्होंने भारत के, आप कह सकती हैं, बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे लाया। दिलचस्प बात यह है कि जो यूनानी लेखक हैं वो उन्हें साधारण या तथाकथित नीची जाति का बताते हैं, लेकिन जो भारतीय परंपराएं हैं जैसे जैन और बौद्ध ग्रंथ वो उन्हें क्षत्रिय कुल का मानती हैं। तो ये थोड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, हो सकता है ये उस समय की सामाजिक धारणाओं को दिखाता हो या शायद अपनी लेजिटिमेसी मतलब वैधता स्थापित करने का एक तरीका रहा हो। लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था चाणक्य से मिलना। कौटिल्य। चाणक्य, हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। सिर्फ गुरु नहीं थे वो शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु तो थे ही, लेकिन एक कह सकते हैं कि मास्टर रणनीतिकार थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही चंद्रगुप्त के प्रतिभा को पहचाना। हाँ। और फिर उन्हें तक्षशिला ले गए। वहाँ राजनीति, युद्ध नीति, अर्थशास्त्र, इन सब की बेहतरीन शिक्षा दी। तो ये जो गुरु शिष्य की जोड़ी थी, ये सत्ता तक पहुंची कैसे, ये सवाल उठता है। हाँ, ये कैसे हुआ? देखिए, उस समय मगध पर, मतलब आज के बिहार के इलाके पर, नंद वंश का राज था और शासक थे धनानंद। अच्छा। और वो अपनी प्रजा में मतलब ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे। कहा जाता है कि वो काफी अत्याचारी और लालची थे। तो चाणक्य ने इसी का फायदा उठाया? बिल्कुल, चाणक्य ने इसी असंतोष को समझा, अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति और चंद्रगुप्त की जो सैन्य क्षमता थी उसके दम पर उन्होंने नंद सेना को हरा दिया। ये घटना लगभग 321 ईसा पूर्व की है और फिर पाटलिपुत्र यानी आज का पटना उसे राजधानी बनाया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। वाह, मतलब सही समय, सही रणनीति और काबिलियत। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ये सब चीजें मिलकर इतिहास बना सकती हैं। और फिर साम्राज्य का विस्तार, वो तो रुका नहीं होगा। मैंने सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ा है, सिकंदर का सेनापति। हाँ, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के बाद उसके पूर्वी साम्राज्य का शासक बना था वो। हाँ। चंद्रगुप्त का उसके साथ टकराव हुआ और नतीजा ये कि चंद्रगुप्त विजयी रहे और इस जीत से सिर्फ जमीन नहीं मिली, मतलब अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जैसे बड़े इलाके मौर्य साम्राज्य में आ गए। काफी बड़ा इलाका ये तो। हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन इससे भी बढ़कर एक संधि हुई। सेल्यूकस ने अपने बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की और दोनों साम्राज्यों के बीच राजनयिक संबंध बने। अच्छा, डिप्लोमेसी भी? हाँ, बिल्कुल। जैसे मेगास्थनीज का नाम सुना होगा आपने, वो सेल्यूकस के राजदूत बनकर ही चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। हाँ, इंडिका लिखी थी उन्होंने। बिल्कुल। तो इससे पश्चिम के साथ भारत के संबंध भी मजबूत हुए और यूनानी प्रभाव भी यहाँ तक पहुँचा। तो मतलब साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैल गया? पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक। हाँ, एक बहुत बहुत विशाल साम्राज्य बन गया था। इतने बड़े साम्राज्य को संभालना ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं था। और यहीं पर चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है और चंद्रगुप्त का अपना प्रशासनिक कौशल वो काम आया। अर्थशास्त्र, इसमें क्या था ऐसा? देखिए, अर्थशास्त्र सिर्फ पैसे या इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। इसमें शासन कैसे चलाना है, नीतियां क्या हों, कूटनीति, सैन्य रणनीति, यहाँ तक कि जासूसी व्यवस्था कैसी हो, ये सब बताया गया है। वो मतलब पूरा गवर्नेंस का मैनुअल एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। चंद्रगुप्त ने इन नीतियों को लागू किया, एक बड़ी और संगठित सेना बनाई, एक केंद्रीकृत नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी स्थापित की और एक बहुत ही विस्तृत जासूसी प्रणाली भी थी जो साम्राज्य के कोने कोने से जानकारी राजा तक पहुंचाती थी। टैक्स कलेक्शन का भी एक सुसंगठित सिस्टम था। तब ये साम्राज्य टिका रहा। हाँ, इन सब वजहों से ही इतने बड़े साम्राज्य को स्थिरता मिली। लेकिन कहानी का शायद सबसे नाटकीय मोड़ तो उनके जीवन के अंत में आता है,
है ना? निश्चित रूप से ये बहुत ही असाधारण बात है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जब वो अपने साम्राज्य के शिखर पर थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्याग दिया मतलब राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और वो जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नाम की जगह है। हाँ, सुना है मैंने, वहाँ बड़ी मूर्ति है। हाँ, वही। वहाँ उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्यागे। सल्लेखना, वो क्या होता है? सल्लेखना मतलब उपवास द्वारा स्वेच्छा से देह का त्याग करना। ये जैन धर्म में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। ये घटना लगभग 297 ईसा पूर्व की है। एक सम्राट और ऐसा अंत, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, एक चक्रवर्ती सम्राट का इस तरह वैराग्य अपनाना, ये बहुत ही असाधारण है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, चंद्रगुप्त मौर्य का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, उनकी विरासत क्या है? देखिए, चंद्रगुप्त सिर्फ एक विजेता नहीं थे। वो भारत को राजनीतिक रूप से एक करने वाले पहले सम्राट थे। एक कुशल प्रशासक थे जिनकी नीतियां, जो अर्थशास्त्र से प्रेरित थीं, उन्होंने सदियों तक प्रभाव डाला। उनकी सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत थी। उनके जीवन में हमें देखिए असाधारण महत्वाकांक्षा दिखती है, चाणक्य जैसी अद्भुत बुद्धि का साथ मिलता है, सफल शासन दिखता है और अंत में गहरा आध्यात्मिक त्याग भी। ये एक दुर्लभ कॉम्बिनेशन है। सही बात है। वो वास्तव में भारतीय इतिहास में एक युग निर्माता थे। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर अशोक के समय में अपने चरम पर पहुंचा। तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। चंद्रगुप्त की ये यात्रा, मतलब एक साधारण शुरुआत से उठकर इतने बड़े साम्राज्य का निर्माता बनना और फिर स्वेच्छा से सब कुछ त्याग देना, ये आज के समय में नेतृत्व, शक्ति, महत्वाकांक्षा और शायद जीवन के अंतिम लक्ष्यों के बारे में क्या गहरे सवाल खड़े करती है। सोचने वाली बात है।